नमस्कार। आज की चर्चा में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 100 से 106 तक के बारे में चर्चा करते हैं। अभी इसके पहले वीडियो में अपन सेक्शन 96 से 99 तक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। धारा 100 भारतीय दंड संहिता में बताया गया है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने की स्थिति में कब होता है। इसमें 6 पॉइंट बताए गए हैं जिसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। जब आशंका हो कि जो हमला किया जा रहा है जिसका परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा, जब हमला किया जाता है जिसका परिणाम घोरोपथी की संभावना हो। तीसरा, जब बलात्संग करने के आशय से हमला किया गया हो। चौथा, जब प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से हमला किया गया हो। पाँचवां, जब व्यपहरण या अपहरण के आशय से हमला किया जाए। छठवां, जब हमला ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है कि किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में किया जाए और उस व्यक्ति को युक्तियुक्त आशंका हो कि वह उसको छुड़ाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्तियों को मृत्यु कारित करने तक का प्राइवेट अधिकार होता है। अब बात उठती है कि कब मृत्यु कारित करने के अधिकार से भिन्न कोई क्षति पहुंचाने तक का अधिकार होता है। तो इस संबंध में धारा 101 भारतीय दंड विधान में बताया गया है। तो इस संबंध में जो बताया गया है कि धारा 99 में जो बातें बताई गई हैं उस स्थिति तक ही अधिकार बताया गया है कि जैसे किसी लोक सेवक के कार्य या प्रयत्न या उसको कोई कार्य कर रहा हो या लोक सेवक के बताए कार्यों को उसके निर्देश में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यों के खिलाफ कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। ऐसे ही जब कभी कोई मामले में ऐसी स्थितियां हो कि लोग अधिकारियों से सहायता प्राप्त करने के लिए समय है और उस स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। और एक बात और है कि जब कोई क्षति कारित की जा रही हो तो प्रतिरक्षा का अधिकार उतनी क्षति तक ही है जितनी तात्कालिक परिस्थितियों में वास्तविक और शुद्ध आधारित हो, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है। तो यहाँ धारा 99 के प्रावधान लागू होते हैं। यहाँ एक और उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी के पास पिस्तौल से उस पर हमला करने जाता है तो संबंधित व्यक्ति पिस्तौल लेके आए व्यक्ति की पिस्तौल छुड़ा लेता है। तो उस स्थिति में पिस्तौल छुड़ा के जब सामने निहत्था व्यक्ति हो और वो कोई विरोध ना कर रहा हो और उसकी पिस्तौल से हत्या कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं उपलब्ध होता है। अब इसके आगे देखते हैं धारा 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना।
शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होकर बना रहता है जब अपराध के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए। फिर अपराध चाहे किया ना गया हो तब तक बनी रहती है जब तक कि संकट की आशंका बनी रहती है। अब धारा 103 देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कारित करने तक होता है, मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में। तो जैसा पूर्व में बताया जा चुका है कि लूट, रात्रि गृह भेदन, अगिन द्वारा रिश्ती निर्माण, तंबू, जलयान, मानव आवास, संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान, चोरी, रिश्ती, गृह अतिचार ऐसी परिस्थितियों में जिसमें आशंका हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता तो परिणाम स्वरूप मृत्यु या घोर उपति कारित होने की आशंका हो। अब इसके बाद देखते हैं धारा 104, जिसमें बताया गया है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। तो इसके संबंध में स्पष्ट है कि मृत्यु से भिन्न कोई क्षति पहुंचाने का अधिकार कब होता है, और यह प्रकरण की परिस्थितियों में जब जितना जरूरी आवश्यक हो तब उतना प्रयोग करना चाहिए, यह बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी खेत में फसल लगी हुई है किसी की, और कोई व्यक्ति वहाँ पे घुसता है और खड़ी फसल की चोरी कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको वो कोई हमला नहीं करता और ना ही कोई हथियार लिए होता है, तो उसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होता। उसको फसल चुराने से और अतिक्रमण से अलग करने तक होता है, या किसी अधिकारी को बुला के पकड़वाने तक होता है। अब आगे देखते हैं धारा 105 में यह बताया गया है कि संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब होता है और ये कब तक बना रहता है। इसके संबंध में ध्यान देने योग्य बात है कि जब संपत्ति के संकट की युक्ति युक्त आशंका प्रारंभ हो जाए और जब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की स्थिति तभी होती है कि जब चोरी, लूट, आपराधिक अतिचार, रिश्ती तथा गृह भेदन के अपराध के खिलाफ उसकी कालावधि या जारी रहने की परिसीमा को निर्धारित करते हुए जो धारा 102 में बताया गया है उसके समान ही होती है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे लोक अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने तक या ऐसी संपत्ति बरामद होने तक, या जो चोरी की गई है वह संपत्ति पहुंच से बाहर हो जाने तक की स्थिति में यह अधिकार बना रहता है। इसको एक उदाहरण से समझने की ज़रूरत है कि जैसे किसी व्यक्ति के जानवर चोरी हो जाते हैं तो वह जानवरों के निशान को देखते हुए चोरों का पता करता है, तो वह अपने घर से चलता है चोरों के निशान देखते हुए, जानवरों के निशान देखते हुए। तो एक सीमा के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ पे अन्य व्यक्ति रहते हैं, जानवर वहाँ पे गए होंगे और वो अपने घर में या कहीं पे जानवरों को बंद कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के संबंधित स्थान के अंदर जाकर जानवर छुड़ाने की स्थिति
में लड़ाई झगड़ा करने और जानवर लाने के लिए प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, जब कोई आदमी लूट करता है और भागता है, तो जब वह भागता है तो एक सीमा तक उसके पीछे भागने की बात आती है, और उस स्थिति में जब वो पकड़ लिया जाता है तो उस स्थिति में उससे जो भी सामान लेके गया था वो अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति कोई हथियार उपयोग नहीं करता और अपने आप को सरेंडर कर देता है। ऐसी स्थिति में उसको बंदूक से मार डालना यह कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में नहीं आता। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति हत्या के अपराध का दोषी होगा। तो यह महत्वपूर्ण बात इस तरीके की है कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ कब होता है और कब तक बना रहता है। अब आगे देखते हैं धारा 106 के संबंध में। इसमें बताया गया है कि घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि की जोखिम है या हमले से मृत्यु की आशंका युक्तियुक्त कार्य होती है, तो ऐसी स्थिति में जबकि प्रतिरक्षक ऐसी स्थिति में निर्दोष व्यक्ति की क्षति की जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रयोग कार्य साधक रूप से न कर सकता हो, तो उसके प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार व जोखिम उठाने तक हो सकता है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की जो बात है वहाँ यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई घातक हमला होने की संभावना है और वह अपनी सुरक्षा के लिए इस स्थिति में है कि यदि वह अपनी प्रतिरक्षा नहीं करता तो उसके लिए दिक्कत है, और प्रतिरक्षा में वो कुछ कार्य करता है तो उससे किसी निर्दोष व्यक्ति को भी कोई हानि होने की जोखिम हो, तो ऐसी स्थिति में वह अपने बचाव में जो कार्य करता है उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इस जोखिम तक उपलब्ध होगा। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे किसी कॉलेज में कोई भीड़ आक्रमण करती है, तो वहाँ पे संबंधित जो भी कॉलेज के संचालक प्राचार्य हैं उनकी सुरक्षा की बात आती है, तो उनकी सुरक्षा के प्रश्न में ये आशंका होती है कि जो भीड़ आ रही है उसमें उनको संबंधित व्यक्ति की हत्या करने से रोकने के लिए गोली चलानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में गोली चलाने से ये संभावना है कि जो भीड़ आ रही है उसमें कोई छोटे बच्चे हैं, और गोली चलने की स्थिति में किसी छोटे बच्चे को भी गोली लग सकती है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा के अधिकार की स्थिति उपलब्ध होगी। यदि गोली चलाई जाती है और गोली से किसी छोटे बच्चे को चोट हो जाती है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा, वहाँ कोई अपराध नहीं होगा। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि धारा 100 से 106 तक के प्रावधान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें समझ लें, एक बार पढ़ें और ज़रूरत हो तो एक दो बार इस वीडियो को अच्छे से सुनें, तो आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इससे भारतीय दंड विधान के जो अपवाद वाले अध्याय की बातें हैं वो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ गई होंगी। यदि आपको यह बातें अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करिए इस वीडियो को, और शेयर करिए आम जन की जानकारी के लिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए
और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई बात और स्पष्ट की जाना ज़रूरी लगता है तो आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।